नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं इरफान और आज है हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद, जो आईएमए के मेंबर हैं। डॉक्टर जावेद ऑल सेंट्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी असोबा में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन यानी ओएमसी के सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर जावेद ईरान और सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम कर चुके हैं। बतौर सीनियर कंसल्टेंट वो ECHS मिलिट्री हॉस्पिटल सिकंदराबाद NIRD रहे हैं और पुराने हैदराबाद में वो पैदा हुए हैं। पुराने हैदराबाद में पैदा हुए और पले बढ़े डॉक्टर जावेद की फैमिली डॉक्टरों की ही है। उनके वालिद एक जाने माने सर्जन थे जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के RMO भी रहे और इसके अलावा IMA में उन्होंने स्टेट और नेशनल प्रेसिडेंट के तौर भी काम किया। डॉक्टर जावेद अपने प्राइमरी पेशे से अलग सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर खासा वक्त गुजारते हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी और दानिश्वरों के साथ मिलकर पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए काम करते हैं। वो चाहते हैं तेलंगाना हुकूमत एक अलग मिनिस्ट्री कायम करे, ऐसी मिनिस्ट्री जिसका काम पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए साथ साथ मनसूबाबंदी का काम हो, जिसके साथ मुकामी बाशिंदों को रोजगार फराहम किया जा सके, टूरिज्म को फरोग मिले और रवायती दस्तकारी और कारीगरी की तरक्की हो सके। तो बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर जावेद। जी। सलाम। बस हम हमको ये बताइए डॉक्टर जी। जावेद, ये जो जी। जिस तरह की फैमिली में आप पैदा हुए और प्राइमरली तो आप जी। का जी। कहिए कि लीगेसी में आपको ये मिला मेडिकल प्रोफेशन, जी। लेकिन आप उसके साथ साथ ये जो आपके अंदर बलबला और ये जज्बा है कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ करें और सोशल जी। एक्टिविटीज में आप रहते हैं, इसकी क्या वजह और क्या जड़ है? वजह यह है कि मैं हैदराबाद में पैदा हुआ। मैंने इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ जो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का मेटर्निटी सेक्शन, जिसको जजी खाना बोलते हैं। और बचपन से क्योंकि मेरे वालिद वहाँ काम करते थे, मैं हमेशा उनके साथ वक्तन फक्तन जाता था, हॉस्पिटल देखता था। वो शान बान मैं देखा हूँ, वो पुराने ज़माने में हॉस्पिटल किस तरीके से था। और उसके बाद से मुझे इत्तेफाक से वहीं एडमिशन मिला, MBBS में। वहीं मैं पढ़ा। और उसके बाद हम लोग 5 साल वहीं अंदर रहते थे। जब मेरे वालिद साहब RMO थे, वहाँ पे क्वार्टर्स थे, वहीं रहते थे। तो मैं बहुत करीब से इस हॉस्पिटल को देखा हूँ और कॉलेज को। और उसके बाद से मैं देखते गया कि किस तरीके से ये खराब होते चले गया और हालात कैसे हो गए। उसके साथ साथ शहर हैदराबाद में ही मेरा मकान है, तो मैं शहर हैदराबाद को भी देखते रहा कि यहाँ के हालात जो खराब हुए हैं, जिस तरीके से हमारा पुराना शहर खराब हो गया है। बेरोजगार लोग बढ़ते चले गए और हालात खराब होते गए। यहाँ के जो कारीगर थे उन लोगों को काम नहीं है, काफी अच्छे फनकार थे, वो उनको काम नहीं है, सब बैठे हुए हैं। और पुराने शहर के हालात जो खराब हो गए, इससे मेरे दिल को काफी असर हुआ। और मैं चाहा कि भाई इसमें कुछ बढ़ के मैं कुछ करूं। तो एक 15 साल से जब मैं सऊदी से वापस आया, और उसके बाद से मैं जो है यहाँ के लोकल लोगों से मिलके और इस जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ कि कुछ तरक्की हो सके। और मैं यहाँ देखा कि भाई, और हमें सियासी लोगों की तरफ से कुछ अच्छी तरीके से उनकी तरफ से ताउन नहीं हो सका। और हम जो है उनको सही समझा नहीं सके, सियासी यहाँ के सियासतदानों को, कि भाई क्या करना है। वो लोग हमसे दूर रहे। यही वजह रही कि पुराना शहर तरक्की नहीं कर सका। जी। तो जैसा कि आपने कहा, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की याद करते हुए और फिर आपने उसकी गिरावट का भी दौर देखा। जी। हमें बताइए कि तेलंगाना में यानी हैदराबाद में जो मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम है, जी। इसकी क्या सूरत हाल इस वक्त? आप उसके बारे में खुद, क्योंकि आप सऊदी में भी इतना टाइम रहे, ईरान में रहे, जी। तो जाहिर है कि उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कभी आपके वालिद जब थे तब हेल्थ केयर सिस्टम एक तरह का रहा होगा, और आज इतने बरसों बाद आज के हेल्थ केयर सिस्टम पर आप क्या कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, आजकल ये हो गया है, पहले जमाने में ये था कि हर महल्ले में एक क्लिनिक डिस्पेंसरी होती थी। उसी महल्ले का डॉक्टर जो है वहाँ पे काम करता था, जिसको बोल सकते हैं फैमिली फिजिशियन। वो दिन में कहीं भी काम करे, मगर शाम में वो 6 से 9 बजे तक वहीं महल्ले में रहता था। और महल्ले के लोग कम पैसों में उसके पास जाके अपने मसाइल वहाँ पेश करते थे, अपने तिब्बी मसाइल, और वहाँ पे हल होता था। तो सब में बेसिक जो है
जो बुनियादी हेल्थ का जो तरीका ये है कि फैमिली फिजिशियन के पास पहले अप्रोच हो, जो पहले मरीज को मुआयना करे और देखे कि भी क्या मसाइल हैं, वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। उसके बाद अगर जरूरत हो तो वो रेफर करे हॉस्पिटल्स को। 95% बीमारियां जो होते हैं ये फैमिली फिजिशियन खुद अपने से हल कर सकता है, सिर्फ 5% हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये हुआ है कि जब 1980 अस्सियों के इसमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करी कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोलने की इजाजत दी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोलने की इजाजत दी, जिसको आईएमए जो है काफी उसकी मुखालिफत करे कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए जितने कॉलेजेस है गवर्नमेंट खोले, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट खोले, प्राइवेटाइज ना करें। जैसे इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया तो ये जो जितने हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल, ये सब बंद हो गए। अब मरीजों को ये हो गया कि भाई इनको कुछ कोई छोटी मोटी बीमारी को भी इनको बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता। बड़े हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो उनके पास इतनी माली गुंजाइश नहीं होती कि बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच सकेंगे। तो इस वजह से हमारी हालत, हमारे लोगों की जो है सेहत खराब होती चली गई, ये लोग जा नहीं सकते थे। और अभी जो हुआ है तो 1-2 साल में जो दिल्ली में जब बस्ती दवाखाने खोले गए, उसी तर्ज पे खोलने की एक नाकाम कोशिश हुई। नाकाम का वर्ड मैं माफ करना इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाकाम कोशिश, वो भी इलेक्शन के सामने यहाँ तेलंगाना में की गई, जो कामयाब नहीं हो सकी। जो दिल्ली में जिस स्टैंडर्ड से खोला गया, जिस तरीके से शुरू से चलाया गया, वो यहाँ पे नहीं हुआ। इससे क्या हो गया, और भी लोगों को अभी पता ही नहीं कि बस्ती दवाखाना होता और जाना कुछ इलाज कराना, ये सब चीजें नहीं हुई। और सब में बड़ा नुकसान हम अगर हैदराबाद शहर का लेंगे तो हैदराबाद में 2 ही दवाखाने रहे। एक रहा गांधी हॉस्पिटल, जिसके अंदर सारे चीजें वहां रह गए। उसमें कोविड का जो क्राइसिस हुई तो सारे कोविड के मरीजों को वहां रेफर करने का दे दिए, तो वो आम मरीजों को देखना बंद कर दिया आपके को 3 साल पहले। उसके बाद उस्मानिया दवाखाने में कोविड का ये वाहिद ये हॉस्पिटल, ये एक वाहिद दवाखाना है जो कोविड के लॉकडाउन में, जब कोविड में सारे हॉस्पिटल खुले थे, तो इस वाहिद हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। बंद करने का मतलब, जो इन पेशेंट जहाँ पे बिस्तरी होती थी मरीजों की, जिसमें तकरीबन 1500 बेड थे और कॉरिडोर्स में डाल के 3000 तक कर सकते थे, उसको बगैर कोई वजह के गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक ऑर्डर भेजी कि दिस इन पेशेंट ब्लॉक शुड बी क्लोज एंड सील्ड। उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। बगैर कोई चीज के उसको बंद कर दिया, कोई इतराज नहीं करे। आज तक वो इन पेशेंट ब्लॉक बंद है, जिससे काफी नुकसान हुआ। हाँ, लोगों को कोविड में बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोग मारे मारे फिर रहे थे अतराफ, खासकर पुरानी शहर वालों को कुछ नहीं था। जो असरा दवाखाना एक है, और दूसरा जो ओवैसी दवाखाना, जो दक्कन मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, दक्कन हॉस्पिटल होना था, वो ओवैसी हॉस्पिटल बन गया। वहां पे भी कोई गुंजाइश नहीं थी। लोगों को कम से कम दिन में 50 से 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था, लोग जा नहीं सके। तो बहरहाल इस तरीके से हालात बहुत खराब हो गए शहर के। तो डॉक्टर जावेद, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हैदराबाद में जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सामने जी, आज आज क्या दुश्वारियां, क्या परेशानियां, क्या चुनौतियां हैं, और आपकी नज़र में उन्हें कैसे दूर किया जा सॉल्व किया जा सकता है? पहली चीज ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ को वेलफेयर, यानी बहबूद का एक डिपार्टमेंट समझे। यानी लोगों के बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए ये हेल्थ डिपार्टमेंट चलाए। ये नहीं हो रहा है। ये डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ वेलफेयर का कोई सोच ही नहीं रहा है। ये सिर्फ ये कर रहा है कि इससे हमें सियासी फायदा क्या हो, वो ही कर रहे हैं। इलेक्शन के सामने चंद हॉस्पिटल खोलने का ऐलान कर दिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, और प्रोपेगेंडा ऐसा करे कि लोग समझें कि भाई हेल्थ के वास्ते कुछ कर रहे हैं लोग, नए हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ नहीं किया गया। और इस जो तेलंगाना बनने के बाद पहला जरबा जो तेलंगाना को लगा, हमारे खुद चीफ मिनिस्टर साहब ये करे कि पहले गए चेस्ट हॉस्पिटल, बोले कि चेस्ट हॉस्पिटल को बंद कर देना है।
उसको मुनहदम करेंगे, वहां सेक्रेटरीट लाएंगे। फिर वो काफी मुखालिफत हुई, बोले कि नहीं, उसको नहीं करेंगे। वहां से दूसरा काम ये हुआ, पूरी तैयारी के साथ आए थे उस्मानिया दवाखाने को, JNTU से एक ऑर्डर लेके निकले थे कि भाई JNTU वाले एक रिपोर्ट दिए कि उस्मानिया का जो हॉस्पिटल है, वो जो जो आप हेरिटेज की बिल्डिंग है जिसके अंदर इन पेशेंट ब्लॉक था, वो जो है काफी खस्ता हालत है और 5 साल से बढ़ के नहीं रहेगा। ये रिपोर्ट लाए, आके KCR साहब बोले कि इसको हमको मुनहदम करना है। लोग परेशान हो गए। वो शुरुआत थी तेलंगाना बनने के बाद, हमें हमारी खुशी पूरी खत्म हो गई और इसी में लगे रहे कि भाई किस तरह से इसको रोका जाए। तो ये चलते रहा। तो यहाँ पे कोई हुकूमत को और मिनिस्टर को, यहाँ के लोगों को ये सोचना है कि हेल्थ एक वेलफेयर चीज है। हर सिटीजन को, हर जो यहाँ का रहने वाला बाशिंदा है, उसको ये हक है कि भाई वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले, और दूसरा भी ट्रीटमेंट फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब पहले होता था उस तरीके से ट्रीटमेंट मिले। ये जो है, ये इसकी गुंजाइश ही नहीं बाकी रखे। यानी आप देखिए अब हालात कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, कोई जा ही नहीं सकता वहां पे। ना बेड्स बराबर है, ना कुछ है, ना स्टाफ है। ये हालत हो गई है। ये सारा टोटल रिवाइवल होना है हमें। ये जब भी हो सकता है जबकि सब लोग, हम लोग कमेटीज बनाएं और लोगों को अभी जो नई हुकूमत आ रही है इनको रिप्रेजेंट करें कि भाई हेल्थ को आप जो है ना वोटों का बनाइए, ना इससे आमदनी का जरिया बनाइए, इसको सिर्फ वेलफेयर का देखिए। क्योंकि लोग अगर हेल्थी हो जाएंगे, सिटीजन्स ऑफ तेलंगाना अगर हेल्थी हो जाएंगे, तो हमारा GDP बढ़ेगा, ये लोग अच्छा काम करेंगे, इनकम बढ़ेगी, बहबूद होगा। और ये सोचना है हमें, ये नहीं सोच रहे हैं। इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जो बजट हमारा है हेल्थ केयर का, दूसरे मुल्कों में 16%, 24% तक जो बजट होता है ये हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते। हमारे पास 1% भी नहीं हो रहा, 1 या 2% हमारा जो टोटल बजट है उसके पैसे हेल्थ के लिए खर्च कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही नाकबूल है। जी। जी, तो थोड़ी देर पहले आपने ये जरूर कहा कि किस तरह से पुराने दौरों में बस्ती दवाखाने होते थे, फैमिली डॉक्टर्स होते थे, हमेशा सबको जी। दौड़ के नर्सिंग होमों और बड़े मेडिकल कॉलेजों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो एक बात हुई। जी। इसके जी। अलावा जो हैदराबाद में जो एक तरह से कहिए, जब हम हेल्थ केयर कहते हैं उसके साथ अब एक प्रॉफिटेबल, उसको एक एंटरप्राइज की तरह देखा जा रहा है कि इंसान जी। की मजबूरियों को भी उसे एक प्रॉफिट बना दिया जाए, उससे एक कोई मफाद बिल्कुल। दिया जाए, उसकी इंडस्ट्री। ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि पिछले कुछ बरसों में एक क्रूएल इंडस्ट्री ऐसी खड़ी हुई है, ना सिर्फ दवाओं के दाम बढ़े हैं, बल्कि चाहे वो पैथ रिपोर्टें हों, मतलब लेबोरेटरी के खर्चे हों, एडमिट करने के हों, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस हो, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बहबूद का सवाल तो बहुत पीछे रह गया है। बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ ये हो गया, हम जब पढ़ते थे, हाँ, 70s में जब हमारी पढ़ाई होती थी, हर बीमारी के बारे में हमें बताने के बाद हमें एक प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता, किस तरीके से इन बीमारियों को बढ़ने से रोका जाए। इसके बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना पड़ता था या हमें बताया जाता था। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया जाता था कि किस तरीके से कम बजट में इन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए। और हमें छोटे छोटे प्रोसीजर सारे सिखाते थे और हर चीज हम सीखते थे। आजकल तालीम जो है उसमें भी चेंज आ गया है। कभी भी आजकल के जो जो टीचिंग हो रही, टीचिंग बराबर नहीं हो रही हॉस्पिटल में, बहुत स्टैंडर्ड गिर गया है। और वो छोटे छोटे प्रोसीजर्स जो एक MBBS का डॉक्टर सीख के निकल सकता, वो चीजें सिखाए नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सिखाए जा रहे हैं। आप जो आज जो फारिग तहसील MBBS के डॉक्टर से पूछे कि भाई छोटे प्रोसीजर्स करे हैं क्या, आपको ये सुन के हैरत होगी। अगर कोई एक लेडी डॉक्टर, एक लड़की जो MBBS पढ़ के निकली है, चलें गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ें, उस्मानिया एक, दूसरे प्राइवेट कॉलेजों में आप पता करें, क्या भाई आप जो MBBS पढ़ के निकले हैं, क्या एक नॉर्मल डिलीवरी के केस को आप देखे हैं? वो बोलेगी नहीं। लड़कियां जो MBBS पढ़ के निकले हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी का केस कोई देखी ही नहीं है। अब बोलिए कितनी गलत बात है कि जब कोई अगर इमरजेंसी आ गई, कोई नॉर्मल डिलीवरी हो रही,
तो एमबीबीएस की लड़की जो डॉक्टर बनी वो तो डिलीवरी करने के काबिल होना चाहिए, वो करी नहीं, उसको ना बताया गया ना। हाँ, ये तो बेसिक चीज है। और बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जितने एमबीबीएस लड़के निकले हैं हमारे, 5 मुसलमान कॉलेजेस हैं, आप कोई भी एक लड़के से पूछिए कि भाई तुम कम से कम खतना, जो सरकमसिशन कहते हैं, सरकमसिशन के अमलिया जो होता है ऑपरेशन, उसको तुम देखे हैं क्या? वो नहीं देखा है, वो नहीं देखा है, ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ। करना तो दूर की बात है। हाँ, ये क्या हो गया, उनको बता ही नहीं रहे हैं। एक हजाम, एक दाई ये काम ही कर सकती। मगर आजकल का टीचिंग का स्टैंडर्ड प्राइवेटाइज होने से इतना गिर गया है कि इन लोगों को सिर्फ डोनेशन लेना, एडमिट करना और इन लोगों को पास कर देना, ये स्टैंडर्ड हो गया है टीचिंग का। और हॉस्पिटल्स का तो ये हालत हो गई है कि भाई एक इंडस्ट्री बन गई है। द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इज ए मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री। ये रॉन्ग हेडिंग है ना, रॉन्ग नॉमेनक्लेचर है। ये इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती, सुने। तो इसको हमारे एहसास से लोगों के को डरा के पैसे निकाल ले रहे हैं और सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। ये इसका पूरा ओवरऑल करना चाहिए, गवर्नमेंट्स के ऊपर से लेते हुए, जो पावर में है वो लोग से लेते हुए स्टूडेंट्स तक। ये सारा माइंडसेट जब तक ये चेंज नहीं हुआ, ये हमारे ये हेल्थ की जो वेलफेयर डिपार्टमेंट बन नहीं सकता। जी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और आपने ये बात भी याद अच्छी दिलाई कि आप लोगों की पढ़ाई के जमानों में ये भी बताया जाता था कि भाई प्रिवेंशन क्या है, छोटी छोटी ऐसे जी। स्टेप्स कैसे लिए जाएं कि बीमार जी। पड़ा ही ना जाए, उसकी नौबत ही ना आए। और उसके जी। साथ साथ ये जो एलोपैथी है, उसके पैरेलल भी छोटी छोटी और थोड़ी सी ऑथेंटिक पैथीज भी चलती रहीं। ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू की पुड़ियाएं थी। मैंने तो कुछ पुराने वीडियोज में हैदराबाद के बड़े मशहूर यूनानी प्रैक्टिशनर्स देखे हैं जो बहुत जी। मेहनत और बहुत उस विजडम और नॉलेज के साथ उसको किया करते थे। शायद उसको भी डिस्करेज किसी वजह से, या कहिए कम से कम इनकरेज तो नहीं किया जा रहा है, तो उससे एक आबादी का बड़ा हिस्सा जो बस्ती के लेवल पर, गांव के लेवल पर, या कम खर्चे में भी अपने को सेहतमंद बना सकता था, वो भी एक तरह जी। से महरूम हो गया। जी। ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इसमें यूनानी काफी उरूज पे था हैदराबाद में। जी। हिंदुस्तान में यूनानी इलाज के मरकज सिर्फ दिल्ली और हैदराबाद में थे। ये निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल जो है, ये काफी उरूज पे था। और यहाँ पे खासकर न्यूरो केसेस, फालिज के केसेस और स्किन के केसेस का बहुत ही बेहतरीन इलाज होता था। हम लोग खुद उस वैसे केसेस को वहां रेफर कर देते थे। मगर आज देखिए उसकी, उस हॉस्पिटल की हालत कैसी हो गई। यूनानी तिब यानी ये कोई मुसलमानों का विरसा नहीं है। यूनान यानी ग्रीस। जो ग्रीस में जो मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे, ग्रीक जो मुल्क है, यूनान से वहां की तिब यहाँ आ गई। कहाँ पे? हिंदुस्तान में, बड़े सगीर के इसमें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आ गई, काफी यहाँ पे तरक्की करी। और यहाँ के नामवर हुक्मान निकले इसमें, हकीम, और काफी आगे थी। तो इसको भी डेलिबरेट तरीके से इसको सिर्फ ये देखा गया, क्योंकि इसकी तालीम उर्दू जबान में होती है, और ये समझ लिए लोग कि भाई ये मुसलमानों की चीज है, इसको डेवलप नहीं करना चाहिए। तो ये इसको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया। और आप देखेंगे उसमें वो यूनानी हॉस्पिटल जो निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल है, ये उस्मानिया दवाखाना से पहले, या निजाम यहाँ पे हैदराबाद स्टेट में सिर्फ यूनानी इलाज होता था। और वो यूनानी दवाखाने का ये तारीख है कि 1595 में कुली कुतुब शाह के ज़माने में ये हैदराबाद में ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि मरीज अगर बीमार हो जाए तो इसको घर में इलाज नहीं करना चाहिए, इसको घर से ले जाके एक हॉस्पिटल में रखा जाए जहाँ पे इलाज हो। ये कॉन्सेप्ट पहले हिंदुस्तान में हमारे पास हैदराबाद में दिया गया। वरना लोग घरों में रखते थे मरीज को अपने, वहीं इलाज करते थे, वहीं अच्छा होता था या फौत हो जाता था। मगर इसको लेके एक दवाखाने में रखने का कॉन्सेप्ट हैदराबाद में आया, और इसके इसके वास्ते एक हॉस्पिटल कायम किया गया जिसका नाम है दार उश शफा। दार यानी घर, शफा का घर। आज भी वो बिल्डिंग मौजूद है जिसको एनक्रोच कर लिया गया, और वो उसको हालत खराब कर दी गई। और उसके बाद
वो वही हॉस्पिटल जो था वो चल रहा था, वहां से चारमीनार दवाखाने, चारमीनार के पास शिफ्ट करे तिब्बी हॉस्पिटल, वो काफी नहीं हो रहा था। तो 10-15 साल पहले नारायणगुड़ी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनाए ताकि इसकी एक्सटेंशन रहे, वहां पे भी इम्पेशेंट रखें। आज तक उस बिल्डिंग को खोला नहीं गया है। कोई जब किसी के पास जवाब ही नहीं है, ना हमारे सियासतदानों के पास जवाब है, ना मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के पास जवाब है। भाई जब ये हॉस्पिटल बनाया गया आपको स्टेशन में 4 मंजिला इमारत नारायणगुड़ी में, इस ये यूनानी दवाखाने की इसको क्यों नहीं दे रहे हैं आप, इसको स्टोर रूम बना के क्यों रखे हैं? कोई जवाब नहीं है। तो ये लोग नहीं चाहते कि भाई यूनानी तिब बढ़े। हालत इतनी खराब हो गई है यूनानी की, चंद साल पहले, 1-2 साल पहले यहाँ पानी नहीं था। पानी बकेटों से बाजू के मस्जिद से लाया जाता था। उसके बाद ये हालत देख के एक ब्रिटिश काउंसिलेट की एक मोहतरमा वहां आके परमिशन लेके वो फोटोग्राफी करते थे, उनको पता चला ये हालत हो गई। तो वो 1200 फीट का एक बोरवेल डलाए, 1200 फीट का बोरवेल डाला गया। कहाँ पे? निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल। उसके बाद से पानी की हालत ठीक हुई। जरा सोचिए कि बकेटों से पानी आ रहा बाजू के मस्जिद से, और हमारे जितने लोग हैं यहाँ के सियासतदान और सोशल वर्कर्स, कोई भी ये नोट नहीं करे। कई दफे लिखा गया, कई दफे बोला गया, हमारे डिप्टी सीएम जो थे उनको बोला गया, कोई असर नहीं हुआ। लास्टली वो वहां से पानी मिला। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब सो मोटो नोटिस दिए हैं कि भाई वहाँ के हॉस्टल में जो लड़कियां पढ़ रहे हैं, 20-20 लड़कियों के लिए एक बाथरूम भी नहीं है। ये क्यों इस तरीके से इसकी हालत है, ये रिपोर्ट करे हैं। अतराफ से सब दुकानें खुल गए हैं, मेन गेट तो बंद हो गई है। इस तरह से चल रहा है। तो बहरहाल ये चीजों को बदलना है, यूनानी दवाखाने को बढ़ाना है, इसके भी डिस्पेंसरीज हर जगह पे रखना है ताकि लोग इस्तेफाद करें, कम खर्च पे इलाज हो। ये बहुत अहम है। तो ये हमारे सियासतदान नहीं समझ रहे। सियासतदान ये काम करके वोट लेना नहीं चाह रहे, कुछ और तरीके से वोट ले रहे हैं। मैं कई सियासतदानों से बात किया कि भाई आप लोग कुछ बहबूद के कामें करिए, तो मुझे बोलते हैं नहीं साहब, ये बहबूद के कामों पे डिपेंड नहीं हमारा इलेक्शन। इलेक्शन इंजीनियरिंग इज डिफरेंट, वो अलग तरीका है उसका, उस तरीके से हम लोग इलेक्ट होते हैं। अब वो उसमें मैं तफसील से जा सकता हूँ मगर जाना नहीं चाहता कि कहीं भी कोई भी नुमाइंदे को अगर इलेक्ट होना है कहीं भी, खासकर हैदराबाद में, तो उसका एक मखसूस तरीका है। इसके लिए आपको कोई बहबूद का काम करना नहीं है, पब्लिक में जाके कोई काम करना नहीं, उसके बावजूद भी आप इलेक्ट हो सकते हैं। तो फिर क्यों करेंगे सियासतदान, क्यों करेंगे हमारे एमएलए और एमपीज या हमारे काउंसलर्स, ये लोग क्यों पब्लिक में जाएंगे, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे? जब तक कि पब्लिक इनसे नहीं चाहिए, पब्लिक अपना रवैया बदली नहीं, और जाके इनको हम ये ना बताएं कि जब तक कि तुम पब्लिक में आएंगे नहीं, पब्लिक के साथ सही काम बर्ताव नहीं करेंगे, वरना तुम्हें वोट नहीं मिलने वाला है, तो तब तक ये चीजें चेंज नहीं आएंगे। ये है दूसरा मसला। जी जी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब जी। इसमें ये तो आपने देखा ही कि इलेक्शनों का मामला क्या है, कैसे ये जी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फंक्शन बिल करती है। लेकिन ये बिल सब के इंतजार में या ब्लेम गेम के चक्कर में लाखों लोग अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर देखा जाए, खुद जी। आप एज अ प्रैक्टिशनर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाते, ना तो जी। उनके पास वो पहुंचने के उतने खर्च करने के पैसे जराए हैं। जी। जराए नहीं है। तो जी। वो इसी तरह के गली कूचों में चलने वाले बेशक नीम हकीमों के चक्करों में या तो जी। अपनी सेहत खोते हैं, और फिर दूसरी तरफ ऐसे भी हकीम आपको मिल जाएंगे आज भी प्रैक्टिस करते हुए जो शायद उनको शिफा भी देते हैं। ये भी एक सच्चाई है, तभी वो उनके पास जाते हैं। तो अब अगर
पॉलिटिशियंस पर और हुक्मरानों पर ही अगर सब कुछ मबनी हो तो लोगों की तो जिंदगियां ही कहिए कि रुक जाएंगी। लोगों की बिल्कुल। जिंदगियां चल रही हैं, इस तरह की अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस चल रही हैं। सोसाइटी में भी एक शायद इस तरह की अवेयरनेस की जरूरत है कि हर चीज के लिए आप एलोपैथी और हाई एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर पर ही आप अपनी सेहत को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि हम लोगों के यहाँ एक जी प्रिविलेंट अल्टरनेटिव पैथीज हैं। क्या बोलते हैं आप जी इस? जी। इसमें यह है, अल्टरनेटिव जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इनको तो इंकरेज करना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया अभी कि यूनानी के जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इनको भी मौका दिया जाए। हर बस्ती दवाखाने में एक यूनानी डॉक्टर को पोस्ट किया जाए, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को पोस्ट किया जाए। ये मैं मुवाफिक हूँ। सुने, गवर्नमेंट को चाहिए कि बस्ती दवाखाने जब बना रहे हैं तो वहाँ के मोहल्ले जो रहने वाले लोग हैं महल्लियान को, उनकी कमेटी बनाई जाए जिसमें सियासतदान ना होना चाहिए, और वो लोग उसकी नजारत करें, उसको वो उस बस्ती दवाखाने के लोगों से ताउन करें और लोगों में एजुकेट करें कि भाई आपको कोई भी बीमारी हो तो पहले बस्ती दवाखाने को जाएं, हॉस्पिटल को मत जाएं। तो ये करना चाहिए। ये करने से हमारा सिस्टम चेंज हो सकता। और ये मेडिकल कैंप जो करते हैं जहाँ पे जाके मरीजों को पकड़ते हैं, ले जाके जो है लोगों को वसवसे डाल के वहां से ले जाके बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोगों को ले जाते हैं, ये मेडिकल कैंप्स नहीं होना चाहिए। और नंबर दो जो है, ऐसे कैंप्स होना चाहिए जिसमें हम लोगों को एजुकेट करें कि भी खान पान क्या होना चाहिए इनका। आजकल शक्कर की बीमारी जो है, शुगर की बीमारी जो डायबिटीज है और हाइपरटेंशन इतनी रैम्पेंट है हमारे माशरे में, तो इन लोगों को एजुकेट करना है। हम ऐसे कैंप्स बनाना चाहिए जिसमें लोगों को बुला के दें, यानी तो हम हर जुमे के खुतबे में ये जितने इमामा है इनको बुला के इनको बताना चाहिए कि भाई हर खुतबे में कम से कम एक बीमारी को रोकने का तरीका क्या है। ये एक डॉक्टर्स की कमेटी बने और वो इमामों को बोले भाई ये आज के जुमे में ये चीज बोलिए आप। इस तरीके से लोगों में उनकी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाना चाहिए। ये बहुत सख्त जरूरत है। अब जैसा कि जी। आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हो रहा, गर्म चाय प्लास्टिक की थैली में जा रही है, कितना नुकसानदेह है। हम जब पढ़ते थे एक ही कैंसर का दवाखाना था, MNJ, जो मेदी नॉर्थ जंग हॉस्पिटल, और हमको वार्ड के अंदर कैंसर के एक पेशेंट दो पेशेंट नहीं मिलते थे। अब कितने चार पांच छह दवाखाने आ गए और कैंसर के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल और बहुत सारी चीजें हैं, ये गवर्नमेंट सही तरीके से प्लास्टिक को बैन नहीं कर रही है। और हर कोई जाता है एक थैली के अंदर चाय ला लेता अपने प्लास्टिक की थैली में, और बड़ी थैली में नहारी आ रही गरम गरम, अगर घर में खा ले रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि भाई ये कितना नुकसानदेह है। ये चीजें हमको हर मस्जिद से बताना चाहिए, और लोग जो कमेटी महल्ले की जो बनती है वो जाए होटलों में बोले कि भाई ये चीजों को आप रोकिए, अच्छी बातों से इसको रुकाना चाहिए। और लोगों में तरगीब देना चाहिए कि बर्तन ले जाएं और लेके आए, या कोई ऐसा सेफ बॉटल हो टेट्रा पैक जिसके अंदर वो चीजें लेके आए। ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ से हमारी सेहत की चीज शुरू होती। तो ये चीजें हैं, ये बताना चाहिए तो आगे बढ़ सकता। और जी। इसके साथ साथ आप जैसा बोले अल्टरनेटिव मेडिसिन, इसमें क्या हो रहा कि हमारे पास ये जो नीम हकीम खतरे जान जो हैं ये काफी हो गए हैं। शहर में भी है और गांव में तो बेहद है। कोई आदमी जो, ये क्वैक बोलते हैं जिसको, नीम हकीम को, नीम हकीम का डिफिनेशन ये है, एक शख्स जो झूठा दावा करता है कि वो तिब के बारे में और सेहत के बारे में सब कुछ जानता है। झूठा दावा, वो कुछ नहीं जानता तिब के बारे में और सेहत के बारे में। वो दावा भी करता है, साथ साथ दवा भी करता है। ये कहीं दुनिया में किसी मुल्क में ये चीज नहीं है। कोई भी बिल्कुल जो नहीं जानने वाला अपने आप को डॉक्टर लगा के RMP के नाम से अपनी दुकान चलाता है और वो मनमानी दवाएं देता है, इतना नुकसान करता है। गवर्नमेंट इनको बंद नहीं कर सक रही है। हमारे तरफ से IMA से काफी डिमांड है कि इनको बंद कराओ, मगर गवर्नमेंट जो है इन लोगों से वोट हासिल करना चाह रही, क्योंकि इन लोगों के पास वोट है। ये लोग वोट दे रहे हैं। खुद हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब इन लोगों की कॉन्फ्रेंस करे, इन लोगों को एंकरेज करें
तो ऐसे आप 2 नंबर के जो जो लोग आपको नुकसान कर रहे हैं, इन लोगों को तुम एनकरेज कर रहे हैं, तो कितना नुकसान है। और इसके बाद जो दवाएं जो बिकती हैं, आप कोई भी दवा, नशे वाली दवा चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, कोई भी दवा आप एक फार्मेसी में जाके खरीद सकते हैं बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। कोई बोल दिया भाई ये गोली खा लो इससे ठीक हो जाएगा, जाके आदमी खरीद ले रहा है। तो ये इसका भी रुकावट होना चाहिए। जब तक के प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया डॉक्टर के पास से, क्वालिफाइड डॉक्टर से, ये दवाएं बेचना नहीं चाहिए। और इससे पहले हमको चाहिए कि बस्ती दवाखाने काफी मिल जाएं और लोगों को 10 रुपए में, 15 रुपए में एक पर्ची मिल सके प्रिस्क्रिप्शन, तो लोग जाके दवाखानों से, ये फार्मेसी से दवाएं नहीं खरीदेंगे। ये नेटवर्क पहले बिछाना है, कम से कम एक महल्ले को, एक वार्ड को लेके टोटली अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर सके और देखें फीडबैक के भी कितना सक्सेसफुल हुआ, तो फिर आगे बढ़ा सकते। ये हमारे, अब हम चाह रहे हैं कि भी इंशाल्लाह अब जो नई हुकूमत बनेगी तो हम हेल्थ मिनिस्टर से ये चीजें डिस्कस करेंगे और आगे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कराएंगे इंशाल्लाह। जी इसमें पब्लिक का भी ताउन चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल। आपने थोड़ी देर पहले उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के बोसीदा होने का हवाला देकर गिराए जाने की बात जो की, उसमें आपने खुद मज़ारी तौर पर क्या किया और क्या इनिशिएटिव आपकी तरफ से रहा? जी, जैसे केसीआर साहब आए और कहे कि भाई ये, वो रिपोर्ट लाए JNTU की और कहे कि भाई ये डिलैपिलेटेड बिल्डिंग है, ये जो है बिल्कुल खस्ता हालत है, ये 5 साल से बढ़ के नहीं चलेंगी, इसको हम तोड़ देंगे। जैसे होते के साथ लोग काफी एक्शन में आ गए और हम लोग सब वहां से इंटैक्ट, एक इदारा है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, काफी पायक इंजीनियर्स हैं और हेरिटेज के एक्सपर्ट्स हैं। ये सब लोग दिल्ली से आए, दिल्ली से एक टीम आई, इनकी सारे ब्रांचेस है सारे इंडिया में। इनकी टीम आके 3 दिन तक यहाँ पे रही, ड्रिल करी छत को हर जगह पे, करके एक सर्टिफिकेट दिए कि ये उस्मानिया दवाखाने की बिल्डिंग जो है काफी मजबूत है, स्टडी है और ये 200 साल तक चल सकेगी अगर दाग दो कर लेंगे। ये उनकी रिपोर्ट थी। जब ये रिपोर्ट आई, ये लोग इंटैक वाले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंजीनियर्स को बुलाए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, और हम लोगों को बुलाए, और ये हम डॉक्टरों को एड्रेस करके ये बोले कि आप लोग जो सीरियस पेशेंट को आईसीयू में इलाज करते हैं एडमिट करके, और दूसरे पेशेंट को वार्ड में एडमिट करते हैं, इस बिल्डिंग को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं, इसको ना आईसीयू की जरूरत है ना हॉस्पिटल की जरूरत है, इसको सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट को रेफर करें, इसकी प्लास्टरिंग खराब हो गई है, बस इतना ही करना है इसको। ये रिपोर्ट आई। इसके बाद केसीआर साहब बोले कि भाई ठीक है, हम इसको नहीं तोड़ेंगे। ये चलते गया, ये 14 की बात है, 2014 की, 15, 16, 17 चलते गया। अब हम इनके पीछे लगे रहे कि भी इसको बनाओ। जब भी हम जाके मिलते थे इटाला राजेंद्र साहब से, केसीआर साहब तो बिल्कुल नहीं मिलते थे, और दूसरे लोकल सियासतदान भी नहीं मिलते थे। अकबर साहब असेंबली में बोले कि शान बान है, इसको नहीं तोड़ना, इसको बचाओ। हम पूरी उम्मीद अकबर साहब से रखे थे। ये सब चलते गया आगे, 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। हर दफे जब भी जाते थे हम बोलते थे कि हाँ अभी काम शुरू हो रहा, फिर काम शुरू नहीं होता था। 5 साल गुजर गए और एक शौक हमें जब हुआ, जबकि इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया 2020 में, कि जुलाई में एक ऑर्डर आया, इस हॉस्पिटल को बंद कर दी। बस कुछ कर ही नहीं सके। उसके बाद से भी हम पीछे लगे हुए हैं काफी। तो एक कमेटी बैठी जिसमें हेल्थ मिनिस्टर और केटीआर साहब, डिप्टी सीएम यहाँ के, सारे एमएलए, एमपी साहब, ये सब और एक्सपर्ट कमेटी के इंजीनियर्स बैठ के ये डिसाइड करे कि भाई ये बिल्डिंग खस्ता हालत है, इसको तोड़ देना है, इसको नहीं तोड़ेंगे। पहली मीटिंग में ये डिसाइड करें कि भाई इसको हम जो है, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी, कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला कि इस बिल्डिंग को हाथ मत लगाओ, ये हेरिटेज है, इसको प्रोटेक्ट करो। कोर्ट से ऑर्डर है, कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाया जिसमें टाउन प्लानर और आईआईटी कॉलेज के इंजीनियर्स और रोड एंड बिल्डिंग्स के इंजीनियर, ये सब बैठ के रिपोर्ट ये दिए कि बिल्डिंग जो है काफी मजबूत है
इसको अगर इन पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाए तो कम से कम एडजस्टेबल यूसेज के वास्ते कर सकते हैं। इसके अंदर आप लाइब्रेरी रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफिस रखिए, लाइब्रेरी रखिए, आउट पेशेंट रखिए। ये रिपोर्ट आई तो ये कमेटी मिलके ये डिसाइड करी कि हम नहीं तोड़ रहे हैं और अनकरीब में इसको इसका दागदोगी करेंगे, इसको बनाएंगे। तो हम लोग उम्मीद से बैठे, गए हरीश राव साहब से मिले और कई लोगों से मिले, उनका शुक्रिया अदा करें। उसके वीडियोस मेरे पास हैं अभी। वो भी यही बोले कि नहीं, हम अनकरीब में काम शुरू करें। उसके बाद क्या करें, फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ की, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करीमनगर में। और मैं ये सवाल करा मिनिस्टर साहब से सबके सामने कि भाई आप अभी तक वादे करें, अभी तक उस्मानिया का काम शुरू क्यों नहीं करें? तो ये बताया कि नहीं नहीं, अनकरीब में हम शुरू करने वाले हैं। इसको हम कोर्ट में केस है, हम कोर्ट में एक एफिडेविट देने वाले हैं कि इस बिल्डिंग को हम नहीं तोड़ेंगे, इसकी दागदोजी करेंगे और अतराफ से 4 ब्लॉक बनाएंगे, एक 2 इन पेशेंट के जिसमें बिस्तरी होगी, एक आउट पेशेंट, एक डायग्नोस्टिक, और इसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमको तयखन दिए, मगर करे क्या, थोड़े दिन के बाद एक एफिडेविट लिख के दे दिए कोर्ट को कि भाई हमें इजाजत दी जाए, सारा हॉस्पिटल के सारे जितने बिल्डिंग सबको तोड़ दिया जाए, हत्ता वो जो हेरिटेज बिल्डिंग है जो इम्पेशेंट, इसको भी तोड़ें। तो वहां पे अब काम रुका हुआ है जी। जी। अच्छा, तो ये जो हाल के बरसों में जो हैदराबाद में पब्लिक हेल्थ को लेकर जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या आपकी राय है? क्या बताना चाहेंगे आप? पब्लिक हेल्थ को लेके कोई भी सही एफर्ट नहीं करे हैं। इनको डर था इलेक्शन आ रहा है, लोग वोट नहीं डालेंगे, तो ये लोग एक बस्ती दवाखाने का जाल बिठाए यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में, जिस तरह से दिल्ली में हुआ। दिल्ली में सही काम हुआ, जो बस्ती दवाखाने सही चल रहे हैं, यहाँ पे बना दिए। लोग कुछ इस्तेफादा नहीं कर सक रहे हैं। सही मानों में इसको पब्लिक एफर्ट्स नहीं बनाए, नहीं काम हुआ। 4 दवाखाने बनाने का अनाउंस करे कि भाई 4 कॉर्नर में 4 दवाखाने बनाएंगे, हॉस्पिटल्स, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स, मगर वो काम शुरू ही नहीं हुआ। खाली एक शो करके छोड़ दिए हैं इसको। और उस वक्त पे हमारे असद साहब इन लोग सब उस्मानिया आए, उस्मानिया में आके बोले कि भाई 4 दवाखाने बना रहे हैं, उस्मानिया को कब बनाएंगे आप? हाँ, मगर उन्होंने आके ये बोले कि भाई ये बिल्डिंग से हमको मतलब नहीं है, ये तो खस्ता हालत है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको तोड़ते तो तोड़ो, रखते तो रखो, हमें तो जान बचाना है लोगों की। ये बोल के भी 2 साल हो गया, ना बिल्डिंग टूटी, ना बिल्डिंग को कुछ दागदोगी हुई, ना कुछ बना अभी तक। हम कोशिश करें काफी असद साहब से मिलने, वो कहे कि भाई जीवो निकले बाद आओ। गवर्नमेंट जीवो तो निकलता ही नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। आज तक ये हालत है। अब हम सबसे मिले इस ताल्लुक से, कांग्रेस के लीडरों से मिले, हर पार्टी के लोगों से मिले। तो खुशकिस्मती से अभी एक कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो जो आया है, इसमें ये लोग अच्छी तरह से मेंशन करे हैं कि भाई उस्मानिया दवाखाने को कंजर्व करेंगे और उसके अंदर ही नेटवर्क उसी कैंपस में, हाँ, वो उसको कंप्लीट बनाएंगे। तो अब हम उनके पीछे लगेंगे। पब्लिक को भी चाहिए कि कांग्रेस वालों को बोलें कि इसको करें जो उनके मंशूर में आया है। इसके अलावा 2 मैटरनिटी हॉस्पिटल, 2 ईएनटी हॉस्पिटल, 2 आई हॉस्पिटल बनाने का वादा करे हैं, जिसमें शायद एक पुराने शहर में रहे, एक नए शहर में रहे। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अभी जो नई हुकूमत आई है, इनको पता चल गया है कि भाई पुरानी हुकूमत की गलतियां, तो फिर से वो ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, हमें उम्मीद है। क्योंकि सियासतदान जो है वो गलतियां नहीं करता जो पहले वाले करके हार गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये लोग और भी कम से कम 5 नहीं तो 10 साल तो रहना चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे। ये उम्मीद से हम चलो कोशिश करेंगे, सब हमारा साथ दें तो हम जाके मिलेंगे। और हो इसमें हमारा ये ख्याल है कि पुराने शहर की में की तरक्की के लिए जिस तरीके से आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर केटीआर साहब को रखे थे, जो नए शहर में थोड़ा सा काम किए, पुराने शहर में कुछ करे नहीं, तो क्यों ना पुराने शहर के लिए एक अलग कलमदान हो, एक अलग मिनिस्ट्री हो, एक मिनिस्टर फॉर ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी नहीं है ये, ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी ऑफ हैदराबाद यही है। अगर ये नहीं होती तो नया शहर कहाँ से आता था? तो ये ओरिजिनल सिटी को डेवलप करने के लिए एक कलमदान रखे, एक मिनिस्टर हो, इसको यहाँ पे पोस्ट करें, ताकि ये सबके साथ लोकल सियासतदानों से हर एक से मिलके इसके डेवलपमेंट का काम
इसको इसके सुपुर्द कर दिया जाए, मखसूस ये काम लें, जब भी वो पुराना शहर तरक्की करेगा। इससे काफी गवर्नमेंट को आमदनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 16 हेरिटेज के प्लेसेस हैं। जिस तरीके से उस्मानिया दवाखान से लेते हुए फलकनुमा तक 16 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारे सयाह आके देख सकते हैं। सयाहों को लाने के लिए टूरिस्टों को कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही नहीं है। अगर कोई निकला वहां से तो ऑटो के सिवा कोई चीज ही नहीं है। बस में अगर आ गया चार मीनार तक तो वापिस जा नहीं सकता, कि बस चार मीनार तक आती है, पलट के हुसैन आलम से कहीं और चली जाती। रोड तंग है, रोडों में इतने खड्डे हैं कि जा ही नहीं सकते। और सारे हैदराबाद में 72 किलोमीटर का मेट्रो आया, और हमारे हैदराबाद के शहर में जीरो जीरो किलोमीटर है। अब एक सियासतदान बोले कि भाई नहीं नहीं, पुराने शहर में जा रहे हैं ना, वहां से चादर घाट से निकल के जो जा रही है, ये पुराने शहर है ना। अरे भाई, ये तो हमारे शहर में से निकल के चले जा रही है। हमारे पुराने शहर के लिए सिर्फ 6 किलोमीटर मेट्रो तुम लिए, और वो 6 किलोमीटर को भी नहीं रोके, 6 भी नहीं है, 4.5 5 किलोमीटर है। अगर फलकनुमा तक आ जाए, वहां से एयरपोर्ट चले जाए, तो सिर्फ 11 किलोमीटर में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। आप उधर से ला रहे हैं, हाईटेक सिटी से 30 32 किलोमीटर का मेट्रो लाने का प्लान है इनका एयरपोर्ट के लिए, जहाँ बस्ती इतनी है, इतने लोग हैं। यहाँ पे आप रोक दिए, कोई वजह ही नहीं है। सिर्फ जो यहाँ के सियासतदान रोक दिए हैं। हाँ, कुछ है ही नहीं। 5 किलोमीटर मेट्रो बनाना कौन सी बड़ी बात है, जबकि यहाँ सख्त जरूरत है। लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, लोग जो है बसों में लटकते हुए, लोकल ट्रेन में, एक एक ऑटो में 11 लोग बैठते हैं साहब। कोई बैठता है, एक टांग उसकी बाहर, दूसरा टांग उधर बाहर, औरतें 4 5 पीछे फंसे हुए। ये क्या हमारी बदकिस्मती है? क्या हम इतने भी हकदार नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले हमें? तो बहरहाल, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये सेहत का मसला बहुत अहम है हमारे लिए। ये इसके पीछे लगना है। ये चीजें अगर बन जाएंगे तो ये शहर जो है, ओरिजिनल शहर जो है, ये तरक्की करेगा। जी। जी। और जैसा कि बातचीत शुरुआत में आपने जी ये जी जिक्र किया था कि खासतौर कोविड का नाम भी आया था, और ऐसे ही मौकों पर जबकि कुछ इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, किसी भी जगह के हेल्थ केयर सिस्टम का इम्तिहान होता है एक तरह से कहिए। तो अगर जी। कोविड-19 के पैंडमिक को मद्देनजर, उसके मद्देनजर अगर देखें हैदराबाद के हेल्थ केयर सिस्टम को, तो क्या लेसन्स हमने सीखे? हम यही सीखे कि भाई, यहाँ पे जितने कारपोरेट हॉस्पिटल्स थे, ये सिर्फ पैसा खींचने के लिए तैयार बैठे हुए थे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल बोर्ड, कुछ भी बेड्स नहीं थे। इस तरीके से गलत मैनेजमेंट करे हैं। गांधी हॉस्पिटल को बना दिए कोविड का सेंटर। हर मरीज जो भी बीमार है सिर्फ गांधी हॉस्पिटल जाएगा। उस्मानिया को बंद कर दिए। उस्मानिया का जो हेरिटेज की बिल्डिंग थी, उसके अंदर 1500 बेड से 2 3 हज़ार तक पेशेंट रख सकते थे, उसको बंद कर दिए। और बोले कि उस्मानिया के अंदर ये इलाज नहीं होगा, दूसरे सारे मरीज यहाँ आएंगे। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? हाँ, पुराने शहर में कोई गुंजाइश ही नहीं थी जाने की। कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पुराने शहर का मरीज कोविड अगर हो तो जाके वहां पे इलाज कर। ये जाना पड़ता था मुशीराबाद गांधी। गांधी कितने लोगों को ट्रीट करेगा? ये कर दिए। और वो कोठी का जो हॉस्पिटल था, उसके अंदर चंद बेड थे, वहां पे भी इलाज कर रहे थे। उसके बाद एक जमाने के बाद, 1 साल के बाद, वो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वो हाईटेक सिटी में खोले। वहां आम आदमी कैसे जा सकेगा? ये इस तरीके से बहुत ही मिसमैनेजमेंट हुआ। और गरीब जो है, अपने घर के कागजात ले जाके वहां हर हॉस्पिटल के बाहर, प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर दलाल फिर रहे थे, उनसे पेपर लेके और सूद पे कर्जा दे रहे थे। लोग काफी बर्बाद हो गए हैं। शर्म हया से ये लोग बता नहीं सक रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग बर्बाद हो गए। ये हालत रही। और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, असरा दवाखाना है, इधर ओवैसी दवाखाना है, उस्मानिया दवाखाना है, नामों का दवाखाने हैं हमारे, मगर कोई गरीब को फ्री में इलाज नहीं मिला। कोई गरीब जा नहीं सका। आउट पेशेंट का इलाज मिल रहा है 30 रुपए में, तो क्या टिकट लेके सिर्फ डॉक्टर से मिलके वापस आ जाना है? मगर इन पेशेंट हो रहा क्या? आपको मैं मिसाल दूं, ये जो क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल है पांडिचेरी में, वहां पे वहां पे रोज का कलेक्शन 80 लाख का है। कोई भी क्रिश्चियन इंडिया का अगर वहां जाए तो उसको फ्री में इलाज होता, उसकी सही तशखीस होती और भेज देते।
क्या ऐसा इम्कान हमारे हॉस्पिटल्स में है? कोई मुसलमान अगर आ जाए यहाँ पे, कोई हॉस्पिटल को, जो हमारे जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हमारे मेडिकल 5 मेडिकल कॉलेज हैं, कम से कम उसकी तशखीस हो जाए, सही तशखीस करके उसको बोल दें भाई तुझे ये बीमारी है, जाओ इलाज करा ले। इतनी उम्मीद से आ सकता क्या? नहीं आ सकता। ये हालत होगी। हमारे पुराने शहर के सारे बुरखा पोश जो खवातीन हैं, ये सब बैठे हुए हैं नए शहर में कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए। यहाँ से कॉरपोरेट हॉस्पिटल जाने के लिए 800 रुपए 500 रुपए ऑटो का खर्चा लगता। ना ट्रांसपोर्ट है, ना हेल्थ की फैसिलिटीज हैं। ये हमारे सियासतदान और हमारे मुफक्किर जो हैं पुराने शहर के, इनको सोचना चाहिए। और ये 2 मसले बहुत अहम हैं, सेहत और ट्रांसपोर्ट। ये अगर बन जाए, ये चीजें हो, तो काफी फर्क पड़ जाता। रोजी रोटी तो कहीं ना मजदूरी करके कमा लेगा वो। जी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टनरशिप के जरिए हेल्थ केयर का जो एक इंतजाम या एक सिस्टम सोचा जा रहा है, ये क्या चीज है? ये यही है कि कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, इसमें जो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, जिस तरीके से ये जो बना रहे हैं आपके रिंग रोड पे जो बना रहे हैं या हाईवेज पे बना रहे हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी को दे देते, ये रोड बनाएगा, वो उसूल कर लेगा पैसे। जैसे एल एन टी का वही है। एल एन टी का एक कंपनी को दे दिए, एल एन टी वाले बना लेंगे, और 30 साल तक उन्होंने जो आमदनी है ले लेंगे, 30 साल के बाद गवर्नमेंट की हो गई। इसमें भी प्राइवेट पब्लिक पब्लिक पूरी नहीं आ रही इसमें। बड़े जो पैसे वाले हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये पैसा लगाते हैं अपनी पूंजी, और वो जो भी चीज बन रही, उससे उन लोग फायदा उठा लेते हैं। ये सियासतदान और पैसे वालों के बीच का एक माहदा है। इसमें आम पब्लिक इन्वॉल्व नहीं हो रही। आम पब्लिक अगर इन्वॉल्व हुई, जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उस तरह से कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स अगर खोला जाए, जिसमें शेयर्स रखें आप, कि हर एक आदमी जो है 10,000 या 50,000 लगा दे, उसमें एक दवाखाना बना दिया जाए। उसको हक है कि भी अपने लोगों की इलाज करा सके, उसको कार्ड दे दें आपको, उसका इंश्योरेंस हो जाए, कि उसको फ्री कंसल्टेशन, फ्री डायग्नोस्टिक पूरे प्रोसीजर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा सही, इसको बोलते पब्लिक और वो उसका पार्टिसिपेशन। इस तरफ से कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स अगर खोले तो सही है। मगर ये खोलने कौन देगा? क्योंकि ये इसके अंदर, मेडिकल हेल्थ के अंदर इतना पैसा है, एजुकेशन में पैसा है, इलाज में पैसा है, नाम है। तो इसमें सब जितने लोग हॉस्पिटल खोले, कोई नामवर डॉक्टर नहीं खोला हुआ है, सब इंटरमीडिएट वाले मामूली से सियासतदान एक बड़ा मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। ऐसा हो सकता है? बोलिए आप। हाँ? तो कोई मुफक्किर, कोई एक डॉक्टरों का एक ग्रुप अगर एक कॉलेजेस चलाए, हॉस्पिटल चलाए, जो हमारे जैसे रिटायर्ड डॉक्टर, हमको अब दुनिया से कुछ लेना नहीं है, हमें यहाँ से रुखसत करना है दुनिया से, तो हमको ये सोचना है किस तरीके की मौत हम हासिल करें। तो हम जैसे रिटायर्ड डॉक्टरों का एक ग्रुप बना दिया जाए, और एक एक हॉस्पिटल उनके हवाले कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से वहाँ पे कुछ काम हो सकता। और इसमें सियासतदान इस हॉस्पिटल कमेटी में नहीं होना चाहिए, ना ये पैसे वाले लोग होना चाहिए, जब भी ये चल सकता है ये बहबूद का काम। जी। जी। और खास तौर पर अगर पैंडेमिक के बाद के दौर को देखें, तो ये एक डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और टेलीमेडिसिन वगैरह का एक काफी बोलबाला हुआ हैदराबाद जी। में, क्या उसका है? अ, जी। ये कोविड के जमाने में जितने एनजीओ थे, आपके सफा बैतुल माल है और बहुत सारे एजेंट, ये सब, मैं भी इनसे वाबस्ता था। मैं भी टेलीमेडिसिन पे रोज 30-40 मरीज देखता था। तो इसमें होता ये था कि टेलीमेडिसिन में ये लोग इश्तेहार के जरिए लोगों को बता दिए थे, अगर कोई बीमार है, कोविड का कोई भी बीमार है, तो इस नंबर से वो राबता कायम करें। तो जब वो टेलीफोन उनको आता, तो वो लोग उनसे पूछ लेते हैं, भाई क्या है, क्या मरीज है, क्या उम्र है, क्या तकलीफ है। ये सब डेटा लेके वो कोई ना कोई एक डॉक्टर से वो इन्फॉर्म करते कि भाई ये है, ये केस है, क्या आप ले सकते हैं? हाँ। वो अगर डॉक्टर बोला कि हाँ मुझे रेफर करो, तो वो पेशेंट को पूरा डेटा इनके पास भेज के वो पेशेंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर हम उनसे बात करके वो इलाज का प्रिस्क्रिप्शन इस एनजीओ को भेजते हैं। एनजीओ क्या करता है, बगैर हमारा नाम बताए के वो प्रिस्क्रिप्शन को, वो जो नुस्खा जो होता है उसको मरीज के पास भेज देता। तो मरीज उससे दवाएं खरीद के
ठीक हो जाता। ऐसा मैं खुद इस असना में, कोविड के पीरियड में रोज 30-40 मरीज देखता था। तो इसमें अल्लाह के फजल से काफी लोगों को शफा हुआ घर में रह के। जिसको हॉस्पिटलाइज में जरूरत थी उनको मैं हॉस्पिटल को रेफर कर देता था। तो अभी भी ये कामयाब हो सकता है। इसलिए कामयाब हो सकता कि जितने लोग जो हॉस्पिटल को आते हैं, 95% मरीज बिल्कुल छोटे छोटे बीमारियां होते हैं, इनको मालूम नहीं कि भाई कहाँ जाना है। ये लोग अगर टेलीमेडिसिन पे या बस्ती दवाखाने पे या फैमिली फिजिशियन के पास अगर मुराजा करें तो वो सही राय दे सकता कि क्या करना है। इससे क्या होता, बड़े बड़े हॉस्पिटल पे लोड कम हो जाएगा और ये यहीं से फिल्टर हो जाते हैं लोग, और बड़े हॉस्पिटल को नहीं जाते, उनका पैसा भी बच जाता। ये करना है। इसमें दिक्कत ये आती है कि बड़े हॉस्पिटल वाले ना खुद ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये लोग कमीशन देते हैं। ये लोग जो डॉक्टरों को कमीशन देते हैं ताकि मरीजों को रेफर करें। तो वो 500 रुपये लेके एक मरीज को इलाज करने से बेहतर है कि वो रेफर कर दे हॉस्पिटल को। तो हॉस्पिटल में 1 लाख की बिल बन जाएंगी, एक 10,000 रुपये इसको आ जाएंगे। ये ना खुद डॉक्टरों से करा रहे हैं काम, जितने क्वैक्स हैं, जितने आरएमपीस हैं जो डॉक्टर ही नहीं है, ड्राइवर, एम्बुलेंस के ड्राइवरों को कमीशन दिया जाता कि तुम कोई मरीज को पकड़ो, घट गया तो हमारे हॉस्पिटल लाओ। तो मरते हुए मरीज को वो करीब के हॉस्पिटल नहीं ले जाता, वो उस दवाखाने को हॉस्पिटल ले जाता जहां पे इसको ज्यादा कमीशन मिले। इस तरीके से ये सिस्टम हुआ। इसको चेक करने वाले कोई नहीं है, ना पुलिस चेक करती, ना गवर्नमेंट चेक कर रही, ना गवर्नमेंट इन लोगों को रोक रही, ना ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले को कई दफे बताए हैं कि भी ये ऐसे लोग ये चीजें ना करें। जब तक कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती ये चीजें नहीं रुकेंगे। जी जी। इसके अलावा और एक चीज है कि आप अखबार खोल के देखिए, अखबार में इश्तिहार आते हैं कि 15 दिन के अंदर डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर दूंगा, कैंसर का इलाज 10 दिन में। हाँ, ऐसा इश्तिहार कोई दे सकता? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो ऐसे गलत इश्तिहारों को रोक नहीं रही है, ना अखबार वाले रोक रहे हैं। अखबार वाला कोई भी इश्तिहार को प्रिंट नहीं करना जब तक कि वो सर्टिफाई हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के ये काबिल है पब्लिक में इसको पब्लिश करने के लिए। तो कुछ हो रहे हैं, कोई भी मनमानी इश्तिहार देते हैं, लोग इससे गुमराह हो जा रहे हैं। तो इस पे भी रुकावट लगनी चाहिए। जब कोई भी पेपर वाला ऐसा इश्तिहार नहीं प्रिंट करना चाहिए जब तक कि वो सर्टिफाइड करके ना लाए। तो इससे भी लोग काफी गुमराह हो रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। तो पहले इश्तिहारों को रोकना है, ये कमीशन की चीजों को रोकना है, और दवाइयों का सेल जो फार्मेसीज में हो रहा इसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ना दें, इसको रोकना है। गली गली फार्मेसी खुल गई है, देखिए हर फार्मेसी में लोग एक झुंड लगा हुआ है। दो ही जगह पे रश देखता हूं मैं, एक दवा की दुकान पे और एक शराब की दुकान पे। इतना रश लगा हुआ है, लोग शराब खरीदते जा रहे हैं, इधर दवाएं खरीदते हैं, रात के 12 बजे तक दवाएं खरीद रहे हैं। क्या हम पूरा शहर बीमार है? तो समझ में नहीं आता। हाँ, मनमानी सेल हो रहा। तो वहां के प्रिस्क्रिप्शन देखें आप, वहां पे जो आए हैं क्वालिफाइड डॉक्टर से नहीं आए, कई कोई ऐसी लिख दिया है, दवाएं बिकते जा रहे हैं। ये चीजें हैं, इनको जब तक के चेक नहीं करी हुकूमत, सख्ती से ना करें तो हो सकता है। एक मिसाल मैं दूंगा आपको। जब इवंका गांधी, वो इवंका जो आई थी वहां से, किसकी, ट्रम्प की बेटी थी ना, जी इवंका ट्रम्प, जब जी अमेरिका से यहाँ आई थी, इससे पहले एक स्टेटमेंट आया केटीआर का कि शहर के अंदर कोई भी भिखारी नहीं दिखेगा। एक स्टेटमेंट आया था। उसके बाद पूरे महीने तक कोई भी फकीर नहीं दिखा, कोई भी रास्ते में, चौरस्ते पे, पुराने शहर में, नए शहर में कोई नजर नहीं आया। ये क्या जादू की छड़ी थी कि भाई आप पूरे फकीरों को हटा दिए 1 महीने के लिए पूरे? क्या ये जरूरी था? इससे ये पता चलता अगर हुक्मरान सही रहे, हुक्मरान खाली एक इशारा कर दे कि भाई ये कमीशन नहीं दिया जाएगा कोई डॉक्टरों को, ये जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, और ये दवाएं जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के बिक रहे ये नहीं बिकेंगे,
एक स्टेटमेंट चाहिए मिनिस्टर के पास से, चीफ मिनिस्टर के पास से, ये सारे बुरे चीजें रुक जाएंगे। अब ये बहुत सारे मसाइल हैं, ड्रग्स का कारोबार है और क्या क्या है नहीं मालूम है। अगर हुक्मरान अगर बोले कि ये चीज नहीं चलेगी, मैं इसको रोक रहा हूं, तो फौरी रुक जाएगा। मगर अब तक के जितने हुक्मरान थे सही तरीके से हुक्मरानी नहीं चलाए बहबूद के लिए। सिर्फ देखिए वो जो मसला पूरा हैदराबाद जानता कि 1 महीने तक कोई भी भीख मांगने वाला रोड पे नहीं था। जब हुकूमत ये कर सकती है तो फिर दूसरे बहबूद के काम ही क्यों नहीं करती, ये मेरा सवाल है। जी देखिए, ये सवाल अगर कोई एक मामूली आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ गरीब शहरी करे तो उसको तो समझ में आती है बात कि वो उतना एम्पावर्ड नहीं है। जब आईएमए से सीधे जुड़कर आप ये बात कहते हैं और खुद आप एक मेडिकल प्रैक्टिसिंग फैमिली को एक बड़े मानिंदा इंसान हैं, तो लगता है कि कहीं आप भी हारे हुए या कहिए कि मजबूर दिख रहे हैं। क्या इसमें कोई कानून हैं जो सख्ती से लागू नहीं किए जा रहे हैं, या है नहीं कानून जो फार्मा कंपनियों के घपले हों या डायग्नोस्टिक्स के, या फिर मेडिकल जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए माफिया कह सकते हैं उनको जी जी। भिखारियों की तरह, भिखारियों वाले मसले के एग्जाम्पल की तरह लागू किया जा सके? देखिए आईएमए की तरफ से हम लोग एंटी कॉकरी एक स्क्वाड बना, एक कमेटी बना है। इसके तरफ से मेडिकल काउंसिल जो तेलंगाना की है उनको कई दफे दिए हैं, वो लोग रोकना है। उन लोग कई दफे उनसे बोले हैं। मेडिकल काउंसिल जो थी अब तक 10 साल से वही मेडिकल काउंसिल चली थी जो गवर्नमेंट वाले नॉमिनेट करे थे, वो लोग कोई काम नहीं कर रहे थे। अब ये इलेक्शन हुआ है, नई मेडिकल काउंसिल आने वाली है, तो बहरहाल अभी देखेंगे कि वो लोग करते हैं नहीं करते हैं, या अब जो नई हुकूमत आ रही है ये लोग सिंसियरली काम करते हैं तो होगा, अगर नहीं करे तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही चलते रहेगा। हाँ, हम बोलते रहेंगे, बस सुनने का नहीं है। एक जमाना था जब कोई हुकूमत के खिलाफ बोलता था या कुछ गलत करता था, उसके उसके उसको रोक देते थे। मगर आजकल जरूरी नहीं है, जो चाहे बोल ले, फर्क नहीं पड़ता। जो होने का वो चलते ही जा रहा। अब सियासतदान देखिए कितना एक दूसरे पे कीचड़ उछाले, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हैं? जो होना है वही होता। तो आजकल बोलने से कुछ नहीं होता। सुने आप, बोल टीवी में आपके साथ बोल रहा हूँ, बोलने से कुछ नहीं, जब तक कि हम निकल के एक्शन ना लें, चंद लोग जाके मिनिस्टर को ना बोलें, तब तक नहीं होगा। सुने, तो बहरहाल ये है कि हमारे को जद्दोजहद करना है, जहाद करना है इन चीजों को रोकने के लिए। एक जो सही लोग निकल के आना, सही लोग नहीं आ रहे। बाज लोगों पे लोग नहीं आते। लोग हैदराबाद की खुद खसलत है कि भी हो रहा, जाने दो, क्या करना है, मुझे क्या करने का है। हाँ, ये एक है। ये हैदराबादियों में बहुत बुरी खसलत है कि ये मुत्तहद होके कोई बुरे काम को रोकने के लिए नहीं आते। सिर्फ यही करते हैं कि भाई बस खामोश हो जाते हैं, भाई मैं क्या हूँ, क्यों करूँ, वो कर रहा कर लेने दो। ये है। जब तक कि ये खसलत हमारी नहीं हटेगी, हम लोग सुधरने वाले नहीं है हैदराबाद। और ये सारे हिंदुस्तान में हम लोग बदनाम हो रहे हैं। हम लोग बदनाम हैं हैदराबादियाँ, कि भाई हम लोग जो है कोई बुरी चीज को रोकते नहीं है, हम लोग मनमानी चलाते हैं। जी लेकिन हम लोग एक ऐसे मुकाम पे आके इस बातचीत को शायद खत्म नहीं कर पाएंगे डॉक्टर जी जावेद, जिसमें जी थोड़ी सी कहिए कि पैसिमिज्म का एक साउंड है। तो हमें जी ये भी याद कीजिए कि खुद आपके करने से, खुद सोसाइटी के करने से आ, कुछ तो कभी सक्सेस स्टोरीज आपकी नजर में होंगी जो रोशनी की तरह रहती हैं कि अगर वैसा काम कर दिया जाए जी तो ऐसा जी। हो जाएगा। तो ऐसी भी तो कहानियां होंगी जो आपको हिम्मत बंधाती हाँ हैं, इसलिए तो आप खड़े हैं। जी, जी। बिल्कुल। वो मैं वो जो बता रहा हूँ ना आपको, कोविड में जो एनजीओस थे जितने, सफा बैतुल माल था और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग जो टेली मेडिसिन का काम शुरू करे, हाँ, इसको कोई रोक नहीं सका। हालांकि ये अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ये चाहते तो इसको भी रुकावट लगा सकते, क्योंकि उनका उनका जो क्लाइंट्स है, उनका ग्राहक रुक रहा था इससे। तो उसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल हुआ। ये बहुत कामयाब काम हुआ कोविड में। काफी लोग, यानी कई डॉक्टर इससे वाबस्ता थे, हर रोज 20-30 मरीजों को देख रहे थे, ना कि कोविड के दूसरे मरीजों को भी। किसी को कब्ज है, किसी को खांसी है, किसी को थोड़ा सा छोटे मोटे बीमारियां हैं, इसका हमको एग्जामिन करना जरूरी नहीं है।
पेशेंट को जाके लिटा के करके हाथ डाल के करके देखने की जरूरत ही है ना, खून का टेस्ट कराओ, एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है। बगैर उसके भी हम अच्छी नीयत से अगर एक पर्ची लिख के दे दें तो ठीक होता है। तो टेलीमेडिसिन काफी कामयाब रहा, तो टेलीमेडिसिन को भी बढ़ाना चाहिए। और ये कामयाब स्टोरी है। अगर सब मिल के लिल्ला अगर काम करें और लोगों की भलाई को से काम करें तो ये कोविड के पीरियड में ये बहुत कामयाब हुआ है। अभी भी चंद लोग निकल के, हमको सियासत से काम नहीं है, हमको दूसरे चीजों से पैसा कमाना नहीं है, हमको जाके मिनिस्टर से मिलना है और ये काम कराने की हम पूरी कोशिश करना है, तो हो सके कामयाब होगा इंशाल्लाह। जी, जी, बहुत उम्मीद बढ़िया। है हमको आइंदा ये जो नई हुकूमत आ रही, क्योंकि ये मंशूर में लिखे हैं कि कुछ करना चाह रहे हैं और ये देखे हैं कि भाई ये पुराने पहले की हुकूमत जितने गलतियां करी है, इससे नुकसान उठाई है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि भी ये नई हुकूमत से हमें पूरी उम्मीद है और दिन बदलेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे और अच्छी चीजें होंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा तो नहीं रहेगा, तो ये उम्मीद से बिल्कुल हम, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ये उम्मीद डॉक्टर से हम, साहब। जी हाँ जी हाँ। जी जी और हम समझते हैं कि एक तरफ तो हुकूमत और उनके अपने जो कारनामे कारगुजारियां हैं वो तो चलती ही रहेंगी। जी असली चीज है कि जो सोसाइटी के साथ उसके बेटरमेंट के लिए सोचने वाले डॉक्टर हों या ऐसे रोशन ख्याल लोग हों जो चाहते हैं कि आने जी वाली जनरेशन एक अच्छी खुली जी हवा में सांस ले सके, एक हेल्दी जिंदगी जी जी सके, जी तो ये सब जी हम सभी की कोशिशों से ही शायद होगा। डॉक्टर जी, मोहम्मद इकबाल जावेद, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, आपने इतने शुक्रिया। तजुर्बात और खासतौर पर आपका जो ये जो सोशल और कल्चरल इश्यूज को लेकर जो आपका कंसर्न है, हेल्थ केयर को लेकर तो आप प्रैक्टिसिंग रहे ही हैं, तो ये सब जी, चीजें आइंदा दिनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर एक उम्मीद पैदा करेंगी। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। कि आपकी कोशिशें इसी तरह जारी रहें और बाकी जो लोग ये इंशाल्लाह। प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हों। बहुत बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर जावेद। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बोल इंडिया पर हमारे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद, जो कि एक प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर तो हैं ही, उसके साथ साथ पुराने शहर हैदराबाद की कल्चर, वहाँ के टूरिज्म, वहाँ की लीगेसी को लेकर भी बहुत कंसर्न और एक्टिव रहते हैं। आप देख रहे थे बोल इंडिया टीवी, जिस पे अगले मेहमान के साथ हम जल्दी मुलाकात होंगे। देखते रहिए बोल इंडिया।